आज हमारा जो टॉपिक है वो रस और रक्त के ऊपर रहेगा। हमारी बॉडी की टेंडेंसी या तो एक्टिवनेस की होती है या वीकनेस की होती है। हम इसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं। एक्टिवनेस यानी पॉजिटिविटी, वीकनेस यानी लिम्फेटिक नेचर, आलस या धीमे धीमी गति का नेचर। हालांकि इनके लिए कोई एक प्रॉपर शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल हम कर सके कि ये आलसी होते हैं। ये आलसी नहीं होते, एक्चुअली इनका टेम्परामेंट इस तरीके का होता है कि इनको ज्यादा कामकाज करने का ना तो ऊर्जा होती है ना इनको समझ आता है। आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं जो मैंने शुरू में बताया था कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे बॉडी को राइट पार्ट को एक्टिव करता है। तो लेफ्ट ब्रेन बॉडी को तेजी से वर्किंग में लाएगा। वो लॉजिकल माइंड होता है, तो वो चीजों को समझता है, देन उस पर रिएक्ट करता है। और क्रिएटिव माइंड क्योंकि चीजों को सोचता नहीं है, समझता नहीं है, वो भावनात्मक रूप से चीजों से जुड़ा होता है, महसूस करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो वो उसका जो रिएक्शन होता है वो लॉजिकल ब्रेन की तुलना में ज्यादा तेज होता है। अब जो क्रिएटिव होते हैं वो लॉजिकल क्षेत्र में कमजोर रहते हैं और जो लॉजिकल होते हैं वो क्रिएटिव क्षेत्र में कमजोर रहते हैं। हालांकि प्रकृति हमें दोनों में कुछ ना कुछ अंश देकर रखती है, इसलिए हम पूरी तरह ना तो लिम्फेटिक होते हैं ना पूरी तरह हम ब्लड कॉन्स्टिट्यूट के होते हैं, रक्त प्रकृति के होते हैं। तो अधिकतर जैसा मैंने बताया था कि भारत में जो लोग पाए जाते हैं, भारत के जो लोग हैं ये मिश्रित प्रकृति के होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोपैथी भारत में आई और यहाँ पे देखा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूट पूरी तरह मैच नहीं करते, क्योंकि ये इटली की पैथी है, वहां का कॉन्स्टिट्यूट जो है वो ठंडी तासीर का है, तो वहां पे ये चीज ज्यादा सटीक बैठती थी। इंडिया में आने के बाद जो हमारे पुराने जो हमारे मार्गदर्शक रहे इलेक्ट्रोपैथी के, उन्होंने देखा कि ये पूरी तरह से मैच नहीं करती, तो उन्होंने इसमें वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट भी जोड़ दिया था। तो फिलहाल हम लोग अभी पहले रस और रक्त को समझते हैं, फिर बाद में जब आगे चलेंगे तो पित्त और कफ की प्रकृति को भी जानने की कोशिश करेंगे। अब रस की प्रकृति क्या कहती है? रस की प्रकृति ये कहती है कि हमारी बॉडी में जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है, जो बॉडी को क्लीन आउट करने का सिस्टम है, ड्रेनेज का सिस्टम है, जब वो अशुद्ध होगा तो व्यक्ति जो है रस के रोगों से ग्रसित होगा। और व्यक्ति की टेंडेंसी जो भी रहे, चाहे ब्लड चाहे लिम्फ, जो उसकी टेंडेंसी होगी, जो जो भी टेंडेंसी होगी, उस व्यक्ति को जो भी रोग लगेंगे वो सर्वप्रथम उसी टेंडेंसी के रोग उसको होंगे। फिर जैसे जैसे रोग की कंडीशन बिगड़ती जाती है, रोग समय लंबा खींचता है, उस अवस्था में वो टेंडेंसी ऑपोजिट होती चली जाती है, जो हमने सेकंड और थर्ड क्लास में एक सर्कल के माध्यम से समझने की कोशिश करी थी कि एक व्यक्ति हॉट नेचर का है या कोल्ड नेचर का है, तो जब वो चीज बढ़ती है तो एक मैक्सिमम लेवल पे जाने के बाद उसकी जो टेंडेंसी है वो ऑपोजिट रिएक्ट करने लगती है। तो यही चीज हमने रस और रक्त में भी ध्यान रख रही है। तो हमारी बॉडी में जब लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स वीक हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा रस कमजोर हो जाता है। अब जितनी भी जो हमारी लिम्फ है जहां जहां कनेक्टेड है, वो ऑर्गन जो है कमजोर होंगे। इसमें मेन ऑर्गन, जितने हॉलो ऑर्गन होते हैं वो कवर किए जाते हैं। अब हॉलो ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो अगर मैं हॉलो ऑर्गन की बात करूं तो स्टमक हमारा हॉलो है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करता है। गॉल ब्लैडर हमारा हॉलो है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करता है। इंटेस्टाइन हमारी हॉलो होती हैं। ऐसे ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हॉलो होता है। तो जितने हॉलो ऑर्गन है वो सारे रस प्रकृति के अंडर आते हैं। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जितने भरे हुए ऑर्गन्स होते हैं जो हमेशा वर्किंग में रहते हैं, जैसे हार्ट हो गया, जब तक उसके अंदर रक्त है हम उसको भरा हुआ ऑर्गन लेते हैं। लिवर हो गया, जब तक इसके अंदर एनर्जी बनी रहती है, यहाँ पे मैं एनर्जी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा ठोस ही रहता है, तब तक हम इसको रक्त प्रकृति का मान के चलते हैं। पर जैसे ही हम उसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं, उसके अंदर टॉक्सिसिटी इकट्ठी होने की बात करते हैं, तो हम वहां पर भी लिम्फ को कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, किसी भी चीज की शुरुआत ब्लड होती है और किसी भी चीज का अंत लिम्फ होता है। शुरुआत यानी एक्टिवनेस और अंत यानी वीकनेस। इसी तरीके से
जितने भी ऑर्गन आएंगे वहां पर आपको जो टेंडेंसी है वो देखने को मिलेगी कि ये शुरू की है या लास्ट की है, तो आप उसे रस और रक्त से जोड़ सकते हैं। मैं एक मिनट स्लाइड खोल रहा हूं, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। जी सर। देखिए ये एक लाइन है, ये इस लाइन का एक हिस्सा पॉजिटिव कहलाएगा, एक हिस्सा जो है वो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे निर्भर ये करता है कि आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है, आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। सपोज कीजिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तो आपको क्या लगता है ये गलत होगा सही होगा? ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? ये इसका मिड पॉइंट है। अगर आप इस दृष्टिकोण से इस जगह से देखते हैं तो ये पॉजिटिव दिखाई देगा आपको, लेकिन यदि आप इस जगह से देखते हैं तो ये हिस्सा भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं? कोई भी चीज प्रकृति में ना तो पूरी तरह पॉजिटिव है ना पूरी तरह नेगेटिव है। अगर आप एक लंबा चुंबक लेते हैं, मान लीजिए एक लंबा चुंबक है, आप इसके जितने मर्जी छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाइए, जितने इसके टुकड़े होते जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होता चला जाएगा। और जब एक पॉजिटिव हिस्सा टूटेगा, अगर मैं इस हिस्से को बीच में से यहां से तोड़ दूं, सपोज कीजिए मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, तो ये हिस्सा पॉजिटिव होगा और ये हिस्सा नेगेटिव होगा, और जब मैं इसे चिपकाऊंगा तो ये चिपक जाएगा। पर अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ चिपकाने की कोशिश करूंगा वो नहीं चिपकेगा। इसी तरीके से हमारी जो टेंडेंसी है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। ये हमें समझना है कि हम किस दृष्टिकोण से दवा को बना रहे हैं या रोग को देख रहे हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई है या इसको और थोड़ा क्लियर करूं? सर थोड़ा सा और क्लियर। ओके। देखिए हम ये जानते हैं किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव है और अंत जो है वो नेगेटिव है। ठीक है। यस सर। अगर मैं इसी चीज को इस तरफ से रखूं और ऐसे दिखाऊं तब भी तो हमारा सेम पैटर्न बनेगा। बनेगा। यस सर। अब मैं अगर इसे बीच में से हटाऊं और आप इसे एक मैग्नेट मान लें, तो अगर एक हिस्सा पॉजिटिव है तो बीच का हिस्सा नेगेटिव होगा, उसके साथ का हिस्सा नेगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव होगा, और ये जो सिस्टम है ये लगातार चलता रहेगा। अगर आप एनर्जी के फ्लो को देखते हैं तो एनर्जी का फ्लो इसमें कैसे ड्रॉ करूं? एनर्जी का जो फ्लो चलता है वो इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से ऐसे ही होता है। हाँ जी। अब ये जो एनर्जी का फ्लो है अगर हम इस पे नोट करें, ये पता नहीं क्या हो गया। अगर हम इसको नोट करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये ऊपर की ओर उठा, फिर ये नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर उठा, फिर नीचे की ओर आया, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो इनके बीच का गैप है इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो कोई भी चीज जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल रही है उसमें एक फ्रीक्वेंसी और एक इंटेंसिटी होती है। इसी को हम दवाइयों में जो हम डेल्यूशंस बनाते हैं उसके रूप में देखते हैं। अब अगर हम इस मैग्नेट के टुकड़े को तोड़े, अगर हम इसे मैग्नेट मानते हैं और इस टुकड़े को तोड़े,
तब भी हमारे पास हमेशा दो चीजें रहेंगी, एक हिस्सा पॉजिटिव और एक हिस्सा नेगेटिव रहेगा। अब ये निर्भर करता है आपकी बुद्धि के ऊपर कि आप इस हिस्से को किस वे में देख रहे हैं। अगर आप एक हिस्से को ब्लॉक करते हैं तो आप, जैसे मान लीजिए ये ए साइड है और ये बी साइड है और ये इसका मिड पॉइंट है, आप मिड पॉइंट पे खड़े हैं, अगर ए की तरफ चलते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप पॉजिटिव की तरह इतनी दूर आ गए हैं या नेगेटिव से इतनी दूर चले गए हैं। एक मिनट, मैं एक नया पेज लेता हूं, ये गड़बड़ कर रहा है। देखिए ये हमारे पास एक बार है, इसको हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। सपोज बी जो है वो न्यूट्रल है और ये 10-10 का गैप है। अब अगर कोई व्यक्ति यहां तक आता है 40 तक, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यानी बी पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति चलता है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं और वो ए की तरफ जा रहा है और वो 4 पॉइंट तक जा चुका है, 40 पॉइंट तक जा चुका है, तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे कि वो ए के इतना नजदीक है या बी से इतना दूर है, क्या बोलेंगे इसको? तो ये हमारे देखने के दृष्टिकोण पे निर्भर करेगा कि हम ए के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो वहां से इतनी दूर है या हम बी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो यहां से इतनी दूर है। देखने का दृष्टिकोण क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, अगर हम इसको बोल रहे हैं ये पॉजिटिव हिस्सा है और ये नेगेटिव हिस्सा है, तो ये मेरे देखने का दृष्टिकोण है। कोई व्यक्ति अगर यहां से कैलकुलेट करना चाहे तो वो इस तरीके से भी देख सकता है। एम आई राइट? Yes, sir. अब अगर मैं ये बोलूं कि पॉजिटिविटी शुरुआत है और नेगेटिविटी अंत है, तो यहां से अगर मेरी पॉजिटिविटी शुरू हो रही है तो नेचुरल सी बात है यहां एंड होगी। और अगर मैं इसी बात को दोहराऊं और पॉइंट ऐसे रखूं तो दोनों का मतलब एक है। मतलब में तो कोई जी, मतलब नहीं आया। हाँ जी, मैंने ये बोला कि रक्त जो है वो पॉजिटिव होता है, लिम्फ जो है वो नेगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब? हाँ जी, आप जी सर। जी, आप चाहे रक्त को पकड़ के चलें, आप चाहे रस को पकड़ के चलें, आपकी मेडिसिन दोनों को कवर करेंगी। वो देखने का नजरिया रहेगा कि आप मेडिसिन को किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक पुरानी कहावत है कि आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा हुआ है। तो हम इसको कभी नहीं जान सकते क्योंकि वो हमारे नजरिए पे निर्भर करेगा कि मैं किस तरीके से ग्लास को देखना चाह रहा हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ, एनर्जेटिक हूँ,
जीवन में विश्वास रखता हूं, मैं कहूंगा आधा ग्लास भरा हुआ है। और अगर मैं नेगेटिव नजरिए का हूं, डिप्रेसिव स्टेट में हूं, तो मैं कहूंगा यार आधा ग्लास खाली क्यों दे दिया। तो ये निर्भर करता है मेरी स्थिति पे। ऐसे ही मेरे शरीर में रक्त और रस हमेशा रोटेट होता रहता है, हम उन दोनों को अलग से नहीं देख सकते। इसीलिए मैटी जी ने इनको चैतन्य शक्ति के द्वारा मापा है कि चैतन्य शक्ति बढ़ेगी तो पॉजिटिविटी आएगी, चैतन्य शक्ति घटेगी तो नेगेटिविटी आएगी। ये इसका एक कॉमन पैटर्न हो गया। अब रक्त का मतलब ब्लड। ब्लड दो तरीके का होता है, एक शुद्ध रक्त और दूसरा अशुद्ध रक्त। और दूसरा रस। रस केवल एक तरीके का है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है। अब इनको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, जो शुद्ध रक्त है उसकी अगर मात्रा अधिक है तो वो अच्छे से बॉडी पे रिएक्शन देगा, बॉडी को हेल्दी रखेगा। लेकिन अगर उस शुद्ध रक्त की मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ आ गया, कमी की तरफ आ गया। ऐसे ही लिम्फ की अगर बात करूं तो वो रक्त के ऑपोजिट बिहेव रखेगा। यानी रक्त रस जब तक शुद्ध है तब तक व्यक्ति को आलसीपन, थकान, कमजोरी की तरफ रखेगा। लेकिन अगर वो कम हो जाए मात्रा में तो वो पॉजिटिविटी की ले जाएगा, यानी व्यक्ति अग्रेसिव होने लगेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथी होते हुए भी, एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करेंगे। ये हमारा मूल सूत्र बनता है। इसी पे ही हम आगे दवाओं का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको एक नेगेटिविटी की या एक रस प्रकृति के व्यक्ति की पहचान बता रहा हूं, और ये उसकी बेसिक टेंडेंसी है। उसका शरीर इस तरीके से रिएक्ट करता है। रस प्रकृति के व्यक्ति को जुकाम बार बार होगा। उसके शरीर में जहां जहां भी म्यूकस संबंधी नर्व्स होती हैं उनमें सिक्रेशन की समस्या बनी रहती है। जुकाम हो सकता है, यूरिन लीकेज की शिकायत हो सकती है, खून में गाढ़ापन आ सकता है क्योंकि टॉक्सिसिटी प्रॉपर रिमूव नहीं होती। थकान और आलस इसीलिए रहता है क्योंकि टॉक्सिसिटी रिमूव नहीं होती। हाईली हाईली एनर्जेटिक होते हैं पर उनमें एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाते। तो रस प्रकृति के व्यक्ति को जब भी आप देखेंगे वो आपको थुलथुल आकार के दिखाई देंगे। यदि ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी परिश्रम करवा दिया जाए तो इनके ऊपर किसी की मार का जल्दी से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हड्डियां और रस की प्रकृति मजबूत होने के कारण शरीर में मजबूती अधिक होती है। रस प्रकृति का व्यक्ति आपको हमेशा मोटी अवस्था में, भरी हुई अवस्था में, सुंदरता की अवस्था में दिखाई देगा, जबकि रक्त प्रकृति का व्यक्ति आपको तेज की अवस्था में दिखाई देगा। चेहरे पे तेज होगा, दुबला पतला होगा, फुर्तीला होगा, क्योंकि उसके अंदर गर्मी है। रक्त गर्म होता है, उसके अंदर गर्मी है। तो ऐसी अवस्था में इस व्यक्ति का रंग डीप होगा, यानी विटेज कलर, डार्क कलर होगा। वहीं जिसमें रस अधिक होगा वो व्यक्ति आपको गोरे रंग का दिखाई देगा। तो इन लोगों की एक शिकायत होती है, आम शिकायत होती है रस प्रकृति के व्यक्तियों की, कि इनको म्यूकस मेम्ब्रेन के लीकेज की शिकायत रहती है। वो जुकाम के रूप में, बलगम के रूप में, यूरिन लीकेज के रूप में, सूजन के रूप में आपको दिखाई देती है। पाचन शक्ति कमजोर रहती है, डाइजेशन इनका कमजोर होता है, क्योंकि ये भारी शरीर के होते हैं। तो भारी चीजों में हमेशा जो गति होती है वो धीमी होती है। तो किसी भी प्रकार की जो शारीरिक प्रक्रिया होती है वो हमेशा आपको धीमी गति में दिखाई देगी। इनको अधिकतर सूजन की शिकायत रहती है, और मोस्टली इनके जो हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर भी आपको सूजन मिलेगी। इसीलिए ये स्लो रहते हैं। अब क्योंकि ये स्लो हैं तो इनकी जो एज का हरासमेंट है, हर व्यक्ति पर्टिकुलरली एक एज जीता है। आप देखेंगे जिस व्यक्ति का ब्रेन ज्यादा काम करता है वो व्यक्ति कम उम्र जिएगा। जिस व्यक्ति का हार्ट ज्यादा काम करता है, दिल ज्यादा काम करता है, यानी वो भावुक बहुत ज्यादा होता है, वो व्यक्ति लंबी जिंदगी जिएगा। जिस व्यक्ति में चीजों को लेकर समझ बहुत ज्यादा होती है, कि चीजों को देखा और समझ गए, उनकी उम्र ज्यादा होती है, यानी वो रस प्रकृति के होते हैं। जिनको समझने में समय लगता है उनका जो बेसिक नेचर होगा वो रक्त का होगा। तो ऐसे कुछ बेसिक टेंडेंसीज होती हैं, पर ये हर एक के ऊपर एक जैसी बैठे, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ व्यक्ति अपनी अवस्था को अनजाने में चेंज भी कर पाते हैं, ज्ञान के बलबूते, अपने लाइफस्टाइल के बलबूते। तो हम अगर डेप्थ में जाके देखें तो हमें प्रकृतियां समझ में आ सकती है।
तो क्योंकि इनका शरीर थुलथुल होता है, पानी की अधिकता होती है, तो इनके शरीर पे निकलने वाले बाल कोमल होते हैं, कम घने होते हैं। बालों में मुलायमपन, चिकनाई ये थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, और बाल लंबे होते हैं, चिकने होते हैं, लेकिन घनत्व की कमजोरी बनी रहती है। इसके साथ साथ जो आप ये तुलना करते रहिए कि जो रक्त प्रकृति वाला होगा वो व्यक्ति इससे ऑपोजिट होगा। लिम्फ प्रकृति वाले व्यक्ति, इनके जो ब्लड सेल्स की थिकनेस होती है, नॉर्मली हमारा जो ब्लड सेल होता है उसकी थिकनेस होती है 7 माइक्रोन, पर जो लिम्फ वाले व्यक्ति होते हैं, इनके जो रक्त का माइक्रोन होता है वो नॉर्मली 5, 6, 6.5 समथिंग इस तरीके का रहता है। तो जब उनके रक्त के माइक्रोन कम होते हैं तो इनको ठंड भी ज्यादा लगती है, क्योंकि ब्लड सेल्स जो हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, पतले होते हैं। तो इनमें जो नेचुरल गर्मी होती है, प्राकृतिक गर्मी होती है, इसका अभाव रहता है, इसीलिए इनको ठंड के रोग लगते हैं। इन्हें ठंड भी ज्यादा लगती है, पैर ठंडे रहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने शरीर को ढक के रखते हैं। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का बीपी, बॉडी का टेम्परेचर हाई है, बीपी हाई है, तो वो व्यक्ति अपने पैरों को खोलकर सोएगा, भले ही वो ऊपर का तन ढक ले। लेकिन जिन व्यक्तियों का टेम्परेचर लो रहता है, ये व्यक्ति हमेशा अपने पैर ढककर सोते हैं। तो जिन व्यक्तियों की प्रकृति रस होती है, ये व्यक्ति अपने पैरों को ढककर सोते हैं। अधिकतर इनको जो कॉमनली डिसीज होगी वो सबसे पहले इनके शरीर में आएगी सूजन के रूप में। पहले सूजन आएगी, फिर वीकनेस आएगी। इनके जो रोग होंगे, जो डिसीज होती हैं, वो बेसिकली क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं। इनको एक्यूट डिसीज जल्दी जल्दी नहीं आती, और अगर आती भी हैं तो वो इससे आराम से रिकवर कर लेते हैं। पर जो क्रॉनिक कंडीशंस वाली डिसीज होती हैं वो परमानेंट इनको बनी रहती हैं, और अधिकतर इनको अपने पेरेंट्स से डिसीज जो है वो गिफ्ट में मिलती है। रस प्रकृति का व्यक्ति आपको या तो बहुत मोटा मिलेगा या बिल्कुल दुबला पतला सा मिलेगा, लेकिन सुंदर शरीर का मिलेगा, रंग गोरा मिलेगा। शरीर में चर्बी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है, चाहे शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो। जो इनके बिसेप्स होते हैं, थाइज होती हैं, ये आपको हमेशा लटकी हुई दिखाई देंगी, बॉडी के ऑर्गन लटके हुए दिखाई देंगे। तो रस प्रकृति के व्यक्ति के बारे में, उसके टेम्परामेंट के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, जीवन जीने की पद्धतियों के बारे में आप ढीलापन देखेंगे, लटकन देखेंगे, वो आलस करते हैं। रस प्रकृति के व्यक्ति चाहे दुबला हो चाहे मोटा हो, मांसपेशियां आपको हमेशा ढीली मिलेंगी, और इनके रक्त और पेशाब में हल्की सी मीठी गंध आती है। इनके शरीर से भी एक अच्छी भीनी भीनी सुगंध आती है। रस प्रकृति की जो स्त्रियां होती हैं, इनको बेसिकली मासिक धर्म की जो पीरियड्स होते हैं उसकी तकलीफ रहती है, अनीमिया की शिकार हो सकती हैं, और लिकोरिया की शिकायत इनको बहुत ज्यादा होती है। जब भी बॉडी की टेंडेंसी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो कॉमनली ये शिकायत मिलती है। इसका एक और रूप है, जो रस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो सुबह देर से उठते हैं। लगभग आप मान के चलिए 8 बजे के बाद इनका, सुबह 8 बजे के बाद इनका उठने का समय होता है। तो अगर ये महिलाएं हैं तो इसकी क्या नाम आपका लिकोरिया की शिकायत मिलेगी, और यदि पुरुष है तो प्रोस्टेट की शिकायत, सूजन की शिकायत मिलेगी ही मिलेगी। रस प्रकृति के बच्चे जो होते हैं, इनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, कॉमनली बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। पर बच्चों को आप हाथ लगा के विशिष्ट रूप से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बेसिक टेंडेंसीज में ये नजर आ जाता है। शरीर में रस या सफेद रंग के दाने अधिक निकलते हैं, त्वचा चिकनी और ठंडी होती है, फोड़े फुंसियों की शिकायत इनको होती है, बालों में जू पड़ जाते हैं, सिर का आकार बड़ा होता है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कम पाया जाता है। इनकी बॉडी के अंदर अधिकतर जो लिम्फेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, जैसे जुकाम लगना, पेट में भारीपन बने रहना, खाना ना पचना, अपच की शिकायत होना, अनडाइजेशन होना, स्किन प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज होना, बलगम बनना, क्रॉनिक कोरिजा, जुकाम वगैरह होना, मुंह में छाले आना, लार गिरना,
ये सारी शिकायत बनी रहती है। और अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को जिनकी टेंडेंसी लिम्फेटिक होती है, रस प्रवृत्ति होती है, इन लोगों को कब्ज के रूप में अधिकतर वादी बवासीर मिलेगी। तो ये हमारा लिम्फेटिक नेचर का सिम्टम्स थे। यदि किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। आज का हमारा टाइम हो गया है, हम लोग फिर कल आगे की डिस्कशन करेंगे रक्त के ऊपर। ओके सर, थैंक यू जी। वेलकम सर। जो मैंने पॉइंट्स बताए जी, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप रक्त में इसको विपरीत मान सकते हैं। जी आयशा जी बोलिए। सर अब हमारे इंडिया में ज्यादातर रस रक्त दोनों मिलके रहेंगे सर, वन नेचर रहेगा सर। मैम इंडिया में दोनों तरीके की प्रकृति पाई जाती है। हम इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ में। साउथ में प्रकृति जो है वो रक्त की होती है और नॉर्थ की प्रकृति जो है वो रस की है। हालांकि दोनों में मिक्सचर पाया जाएगा। ठीक है सर एक्चुअल कश्मीर उधर का टाइप अगला ज्यादा रक्त प्रवृत्ति होता को बोलते हैं ना सर, नहीं उनका कलर। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये क्षेत्र वाइज बदलता रहता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में गर्मी ज्यादा है तो वहां पे एक्टिवनेस ज्यादा दिखेगी आपको। तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो रक्त की प्रवृत्ति मिलेगी। आप हरियाणा की तरफ चले जाइए, इनमें जो लोग देसी घी और गाय भैंस पालते हैं, इनका शरीर लंबा चौड़ा दिखाई देगा तो ये रस में काउंट किया जाएगा। पर क्योंकि ये लड़ाई झगड़े में उत्तेजक होते हैं, इनमें उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी हाई होती है, तो हम इनको बॉडी वाइज लिम्फेटिक बट नेचर वाइज हम इनको रक्त में काउंट करते हैं। मैंने एक औसत दिया जी। सर बोलिए। ज्यादातर लोग मिक्स ही दिखते हैं सर। जी 99% लोग आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिक्स ही दिखाई देंगे। बस उसमें स्ट्रेंथ का फर्क आ सकता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति सी बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर, एक मिनट दिलशाद जी, ए पॉइंट की ओर 40% या 40 कदम चल चुका है, तो हम ये कहें कि ए पॉइंट उससे 60 कदम की दूरी पर है, या हम ये कहें कि सी पॉइंट उससे 40 कदम की दूरी पर है। तो ये हमारा देखने का नजरिया है कि हम चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। मैंने आपको प्रकृति का एक सिद्धांत बताया था कि गर्मी हमेशा ऊपर की ओर उठती है और ठंडक हमेशा नीचे की ओर आती है। जल नीचे की ओर बहता है और गर्मी या अग्नि जो है ऊपर की ओर उठती है। तो रक्त को हम गर्मी के रूप में देखते हैं, ये हमें उत्तेजना देता है, तो ये नीचे की ओर शरीर में क्यों बह रहा है। और रस को हम ठंडक के रूप में, जल के रूप में देखते हैं, तो ये शरीर में ऊपर की ओर क्यों चल रहा है। तो ये विपरीतता का सिद्धांत है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हमारे शरीर में लगातार जीवन को बनाए रखता है। जी दिलशाद जी, आप कुछ पूछ रहे थे। दिलशाद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी और को कुछ पूछना है, नहीं तो हम लोग क्लास क्लोज करते हैं। जी सपना जी। नो सर एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल्स और ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं सर, जो आपने हम लोग को स्लाइड शेयर किया उसमें ये सारी बातें होंगी ना? हाँ, जो मैंने आपको शुरू में स्लाइड शेयर करी थी उनमें सारी बातें लिखी हुई हैं। जी ओके सर। लेकिन मैंने कई बार देखा है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, पर कई बार ऐसा होता है जो पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे अभी आपने रस की हमको क्वालिफिकेशन जो भी बताई है ना, तो पर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे, मतलब आजकल तो जब हम नाड़ी देखते हैं तो देखकर ही पता लगता है कि वो वात और पित्त मोस्टली 90%, अगर आप किसी की पल्स देख लें, अगर नाड़ी परीक्षण कर लें, तो मोस्टली वो वात और पित्त दोनों बिगड़ा हुआ जो रूप होता है उसी के मिलते हैं मोस्टली। मतलब कफ तो है, लेकिन वात और पित्त का मोस्टली मैंने नाड़ी आज तक चेक करा तो वही मिलता है। तो बेसिकली आप सर उसमें आयुर्वेद से हम्म आप आयुर्वेद से हैं। अगर आप नाड़ी की बात कर रहे हैं तो मैं उसी कॉन्सेप्ट में इसको समझा सकता हूँ। हाँ, नहीं सर, आई एम नॉट फ्रॉम आयुर्वेदा, बट मैंने अष्टांग हृदय में चरक बहुत स्टडी किया है, डीप स्टडी किया है। एंड बेसिकली मतलब मेरा सब्जेक्ट तो नेचुरोपैथ और पंचगव्य है, और ईडी ईएच भी है। बट मतलब मैंने ये पूछा आपसे क्योंकि जब हमारे पास नाड़ी मुझे
थोड़ा मेरे गुरु ने अच्छे से सिखाया हुआ है, तो मुझे मालूम है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मेरे घर में ही है, मेरी सिस्टर है, उनकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको बीपी बहुत हाई रहता है, लेकिन ठंड बहुत लगती है उसको। मतलब दोनों अपर एक्सट्रीम्स होते हैं उसको हमेशा, ऑलवेज। मतलब वो एस्थमेटिक पेशेंट तो है ही है, एज वेल एज उसको इंडाइजेशन और ये और वो सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस उसको रहते ही हैं। मतलब वात का एक्सट्रीम है और पित्त का एक्सट्रीम है उसको। मैम देखिए, पहली चीज, कोई भी हम्म। व्यक्ति पूरी तरह से ना तो वात से मुक्त है, ना पित्त से मुक्त है, ना कफ से मुक्त है। अगर वो मुक्त हुआ तो वो जीवन से मुक्त होगा। यस सर, राइट। के अंदर किसी एक चीज की अधिकता बनती है तो हम उसको रो को काउंट कर लेते हैं कि ये चीज इस समय इम्बैलेंस है। लेकिन हम इसे समझे कैसे? इसको समझाने के लिए हमें ये बताया गया कि ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो मैच जी। करके इस तरीके से अपनी कंडीशन को क्लियर करती हैं। हम्म। ठीक है, अब किसी में किसी चीज की अधिकता है, किसी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपैथी में तो हमने 2 ही चीजें ली हैं, रक्त और रस, जी। कि आधा ग्लास भरा है या आधा खाली है। हाँ जी। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार लेते हैं तो इसमें 3 चीजें आती हैं, वात पित्त और कफ। इससे जी। 64 प्रकार के रोग बनते हैं, 764, इन 3 करेक्ट। कॉम्बिनेशन से। हम्म। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। करेक्ट करेक्ट, ये ठीक है, सही अब बात है सर। अब आप जो चीज नब्ज पे हाथ लगा के देख रहे हैं, हम्म। आपने ये देखा कि वात वाली नब्ज ज्यादा तेज चल रही है तो इसका मतलब वात बढ़ा है। हम्म। पित्त वाली नब्ज चल रही है, मिडिल फिंगर की चल रही है, तो आपने बोला पित्त बढ़ा है। कफ वाली चल रही है तो कफ बढ़ा है। ये जी। चेकिंग करने का तरीका है। हम्म। अब मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, एक व्यक्ति जब आपसे बात कर रहा है तो उसके बोलने में भी वात पित्त कफ नजर आता है। करेक्ट। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा गौर अगर आप करेंगे तो शब्दों की मतलब पहले तो उसकी आवाज में नजर आएगा हम्म। कि अगर वो तीखेपन पे बोल रहा है तो इसका मतलब पित्त की अधिकता है। हम्म। अगर वो बोल रहा है और शब्दों को पकड़ नहीं पा रहा है तो उसमें हम्म। वात की अधिकता है। और यदि हम्म। वो शब्द पे वजन डाल रहा है तो उसमें कफ की अधिकता है। हम्म। एक टेंडेंसी ये हो गई। हम्म। दूसरी टेंडेंसी, अगर उसकी वॉइस सॉफ्ट है तो कफ हम्म। प्रकृति है। हम्म। वॉइस में खुरदरापन है, आवाज सुनने में चुभ रही है, तो वात हम्म। प्रकृति होगी। हम्म। और यदि उसकी वॉइस को सुनने के बाद हमें उसको फॉलो करने का मन कर रहा है तो वो पित्त प्रकृति हो गई। हाँ जी। Am I right? राइट ऐसे राइट राइट। आप उस जश व्यक्ति की चाल ढाल में, हाव भाव में, चलने के तौर तरीके में, हर चीज को वात पित्त कफ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। करेक्ट, जेस्चर्स भी बता देते हैं सर। वो पेशेंट जब जिस तरीके से चल के आके बैठता है, जिस तरीके से बिहेव करता है, उससे भी समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। सर तो मेरा एक क्वेश्चन और था, ये हमारे ईएच में जो नाभि डिसबैलेंस हो जाती है, नाभि जो ठीक नहीं रहती है अपनी जगह पे, उसके लिए भी क्या हम ईएच में ट्रीटमेंट देते हैं, मैम, मतलब मेडिसिन से? ईएच में मेडिसिन का हर चीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन नाभि का कॉन्सेप्ट ईएच में नहीं है। करेक्ट, हाँ, इस यही मैं जानना चाह रही थी। ओके। इसमें ठीक, सिर्फ थैंक यू आपका सो जो मच। कॉन्सेप्ट है वो वात और सॉरी रक्त और रस का है। उसके इम्बैलेंस होने के कारण ही कोई भी रोग उत्पन्न हो सकता है, तो इसको बैलेंस करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जी। जब स्ट्रक्चर का डिफेक्ट आ जाता है, वहां पे आप हम्म। हमेशा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और योगा की मदद लेनी होती है, या आप करेक्ट। कायरो की मदद लेंगे, हम्म। या फिर आप बॉडी को गर्म या ठंडा करके उसके स्ट्रक्चर को वापस उस पोजीशन में ला सकते हैं। करेक्ट, हाँ जी। जी, तो वैसे थैंक यू सो मच। डायरेक्टली इसका कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ जी, आपका हाँ जी, ओके। अब बोले सो वर्ड एक थैंक यू बार सो मच रिपीट सर। करिए सर, क्या करके हम इसमें बैलेंस में ला सकते हैं सर? अब मैम, मैं बात प्रकृति का हूँ, बोलने के बाद मैं खुद भूल जाता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा याद दिलाएंगे, मैं बोल दूंगा। क्या चीज पूछी आपने? सर अब बैलेंस करने के लिए बोले थे सर, हीट का कुछ वो जरूरत तो डिस्टर्बेंस है देखिए सर? आप, जी जी, जो नाभि का कॉन्सेप्ट है वो ईएच में नहीं है। यस सर। ईएच में माना जाता है कोई भी रोग हो उसके लिए रक्त और रस, ब्लड और लिम्फ जिम्मेवार होते हैं। अगर हम इनको बैलेंस कर दें तो बॉडी का कोई भी जो ऑर्गन है जो इम्बैलेंस हो गया है खास खिंचाव की वजह से, वो ठीक हो जाता है। तो ईएच में हम केवल पिलाने की दवाइयां नहीं, इसके अंदर लेप और लोशंस वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे जो है वो बॉडी रेगुलेट हो जाती है, बैलेंस में आ जाती है। सर एक्चुअल आपको देखे तो एक्चुअल कफ प्रवृत्ति का ये दिखता है सर, स्मूथनेस, ओबीडियंट होने, होती है होने बात करते हैं, एक्चुअल में जो कफ प्रवृत्ति थोड़ा दिखता है सर।
मैम एक्चुअली हम सब मिक्सचर प्रवृत्ति के होते हैं। जिस तरीके का जीवन हम जीने लगते हैं वो हमारे शरीर पे दिखाई देने लगती है। और बोलने के तरीके में क्या है, जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। मेरा जो नेचर है, बेसिक नेचर है, वो बात का है। मैं बहुत जल्दी किसी से नाराज हो जाता हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, जल्दी जल्दी चलता हूँ, जल्दी जल्दी काम करता हूँ, एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ता हूँ। और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई करी है, तो मेरे लिए वो सब खिचड़ी बन गई है। तो बात वाले व्यक्ति जितनी जल्दी चीजों को सीखेंगे उतनी जल्दी भूलेंगे। यस सर, राइट। पित्त वाले व्यक्ति चीजों को याद करेंगे, समझेंगे और उन्हें प्रैक्टिकल करेंगे। कफ वाले याद करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा दोबारा याद करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तिबारा याद करेंगे। इन्हें जल्दी से कोई चीज समझ में नहीं आती, लेकिन जो चीज समझ आ गई वो परमानेंट इनके मन मस्तिष्क में बट जाए, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। तो हर एक प्रकृति की अपनी खूबी और अपनी कमियां होती हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन यापन होता है। हमारे जीवन सर में जी सर ब्लड एंड लिम्फो फोकस कर रहे हैं ना सर, नर्वस टेम्परमेंट एंड बिलियस टेम्परमेंट पर फोकस करने का नेसेसरी नहीं है सर? मैम अभी हम नर्वस को नहीं कर रहे, अभी हम बिलियस टेम्परामेंट, सॉरी बिलियस टेम्परामेंट भी नहीं है, अभी हम ब्लड कॉन्स्टिट्यूट और लिम्फ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, टेम्परामेंट पे नहीं आए। जैसा मैंने बताया कि जो मैटी जी ने बनाया था, मैटी जी ने बताया था रस और रक्त का कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसके बिहाफ पे हम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। बाकी जब ये पैथी इंडिया में आई तब इसमें टेम्परामेंट के रूप में बिलियस टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट ये इंक्लूड होते चले गए। यही बात पित्त कफ के नेचर है। सर अदर कंट्री के प्लान से हमारे इंडियन के ऊपर कितना काम करेंगे सर परफेक्ट होने? मैम रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बट वहां पे कंडीशन लागू होती है। जैसा मैंने बताया था, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि आप जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां के फल सब्जियां जड़ी बूटियां आप पे अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। तो मैटी जी की जो रिसर्च थी वो इटली में थी, इटली के लोगों के लिए थी, पर क्योंकि एक अच्छी पद्धति थी तो वो पूरे विश्व में फैली। अब जिस विश्व के जिस क्षेत्र में गई, तो शुरू में तो वहीं की मेडिसिन दी जाती थी, मतलब वहीं से मेडिसिन मंगाई जाती थी। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपने अपने कल्चर के पेड़ पौधे उसमें इंक्लूड करने चालू किए। जैसे आज इंडिया में भी 60 से ज्यादा प्लांट्स इसमें जोड़े जा चुके हैं, जिसे अब हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से जानते हैं। तो इनका अभी तक ऐसा कोई आधार नहीं है, और जोड़ना ना जोड़ना ये मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर करता है कि हमें करना है या नहीं करना। तो जब ये इंडिया में आई तो वहां तब जो पुराने इलेक्ट्रोपैथ थे, जो प्रकृति को आयुर्वेद को मानते थे, तो उन्होंने उसके रूल्स इसके अंदर इंक्लूड करने शुरू कर दिए थे। तभी से ये नर्वस टेम्परामेंट, बायलस टेम्परामेंट, सैंग्यूइन टेम्परामेंट इंक्लूड किया गया है। वात पित्त कफ वहीं से देखा गया है। अदरवाइज अगर हम इसमें देखें इलेक्ट्रोपैथी में, तो वात पित्त कफ नहीं है, वहां पे 3 चीजें हैं, रस, रक्त और मिश्रित। क्लियर? ओके। सर इलेक्ट्रोपैथी में